तो साथी लास्ट वाली क्लास में हमने ये बात डिस्कस करी थी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए जो भी आपके पास कर्व दिया होता है उसमें जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे आप उनको एलिमिनेट करेंगे। और आपने ये भी आइडेंटिफाई किया था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काम के होने चाहिए, याद है ना। उन्हीं के बेसिस पे आप ये डिफाइन करते हो किस ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। फिर लास्ट मैंने एक पॉइंट छोड़ा था कि अगर y बराबर a साइन x लिखा गया हो तो उसका आप ऑर्डर या डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी आप इस कर्व से क्या बनाएंगे, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखते हैं। y बराबर क्या लिया था बच्चे, y बराबर a साइन x। आपने y बराबर कंसीडर कर रखा है a साइन x। तो साथी मैंने एक बात आपसे कही थी, ये क्या एसएचएम के इक्वेशन का फॉर्मेट है, कोई बताएगा क्या ये एसएचएम के इक्वेशन का फॉर्मेट है। कल इसी पे मैंने मामला पेंडिंग छोड़ा था। जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये बात प्रूफ करते हैं ना, कुछ ऐसा d2y बाई dt स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, क्या वे ये वैसी ही बात कुछ लिखी हुई है। हमने अपनी गाड़ी यहीं पर रोक दी थी। देखो जब आप एसएचएम के इक्वेशन को लिखते हैं तो कुछ ऐसा बन के आता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फॉर्मेट ऐसा आता है। ये उससे थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। आपने ये वाला फॉर्मेट वहां पर डिस्कस किया रहा होगा बच्चे, और दोनों में काफी अंतर है। a साइन x प्लस b कॉस x। बोलो सर ऐसा इसको कंप्लीट साइन में बदल के इसी फॉर्म में तो ला सकते हैं, लेके आओगे लेकिन एंगल में भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट का टर्म बचा रहेगा। ये बात आप फील कर पा रहे हैं ना। जब आप रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बात पहले मैं लिख देता हूं, y बराबर और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन कई बार बना रह जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स बी बाई ए। ये ऐसा फॉर्मेट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे आपके पास काम के दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे हैं, एक तो बाहर वाला है और एक ये अंदर में एंगल के साथ भी लगा हुआ है। ये बात समझ आ रही है। ये दोनों भाई अलग अलग बातें हैं। तो यहां पे देखते हैं इससे कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाए। तो बच्चे सबसे पहला काम क्या करेंगे, dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे। अभी इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो लाल यहां पे अगर आप dy अपॉन dx कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाएगा a cos x। अब आप a की वैल्यू को बहुत प्यार से एलिमिनेट कर सकते हो, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चे आप a की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहां पे, a बराबर dy बाई dx इंटू 1 बाई cos x। तो यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा लाल यहां पे, dy बाई dx साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टैन एक्स। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया ये मिल गया, वापस यहां पे हरकत ये कर देते हैं, दोबारा इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। जबकि अपनी शर्त क्या थी, आप मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट करके अपना इक्वेशन बनाएंगे, राइट। जब बच्चे आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है ये बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस a साइन x। और a साइन x की वैल्यू को वो फिर पुट कर देते हैं, यहां पे मैं डबल प्राइम लिख देता हूं, y डबल प्राइम बराबर माइनस वाई। बोलते सर ये वाला इक्वेशन होगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा आएगा बनके, राइट। आपको ये वाला काम नहीं करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी इससे जब आप इस पे जाएंगे तो मेक श्योर b की वैल्यू क्या बन जाए, फिर जीरो। b की वैल्यू क्या बन जाए बच्चे, जीरो, तभी ऐसा हो पाएगा। ठीक है, अब इस पे काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप समझ गए, यहां पे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया। आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, इसका ऑर्डर क्या बन गया बच्चे, 1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा अब इसकी बात करते हैं। यहां पे अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो बच्चे मैं फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करूंगा, गौर करना। तो y डैश लाल कितना आएगा, a cos x माइनस b साइन x।
और बच्चे इसको एक और बार आप डिफरेंशिएट कर दो तो y डबल प्राइम कितना आएगा, माइनस a साइन x माइनस b कॉस x, यानी y डबल प्राइम ठीक है। तो यहां पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा कुछ बनेगा। आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, ऑर्डर कितना आ गया बच्चों यहां पे 2। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कोई समस्या तो नहीं किसी साथी को? अब आपके मन में सवाल चला होगा इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछ सकते हैं, कुछ सवाल बना के देखते हैं। तो जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था उसका फॉर्मेट ऐसा कुछ था, राइट? इस तरीके से नहीं था। चलिए तो आगे चलते हैं लाल, अब साथ साथ लिखते रहना। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने सवाल ऐसा कुछ बनाया, ये बच्चे क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution is whose solution is y equals a plus b into e raised to the power x plus c sine of x plus e। यहां पे आप b रेस टू दी पावर आप r कर लो। 1 मिनट। और यहां पे e पे पावर थोड़ा सा खिंचपिच हो रहा है, इसमें ऐसे लिख लेते हैं, b पे पावर r e रेस टू दी पावर x प्लस c प्लस d साइन ऑफ x प्लस एल्फा, ऐसे लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज दिस। इस टाइप का सवाल आईआईटी ने पूछ भी रखा है। तो बच्चे फर्स्ट ऑप्शन इज 4, बी ऑप्शन इज 3, सी ऑप्शन इज 5, डी ऑप्शन इज none of these। इसमें लाल आपको ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। इतनी देर में भाई आंसर आ चुका होगा, बताओ भाई क्या ऑर्डर आ रहे हैं। देखो यहां पे हम काम के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करते हैं, तो ये काउंटेबल कांस्टेंट है। मेरी बात से सहमत हो? यहां पे क्या करना चाहिए, कोई बताएगा भाई? y बराबर, इसको दोबारा मैं लिख लेता हूं, a, देखो मैं इस पूरे इक्वेशन को जल्दी से ऐसे लिखने जा रहा हूं, b नॉट e पे पावर x प्लस d साइन x प्लस एल्फा। कैसे इसे ऐसे लिख दिया भाई? क्योंकि e पे पावर x प्लस c था बच्चे, इसको ऐसे लिखते b रेस टू दी पावर r इंटू e रेस टू दी पावर c इंटू e रेस टू दी पावर x। सो नाउ यू कैन कंसीडर दिस ओवरऑल क्वांटिटी एज अ सिंगल कांस्टेंट b नॉट, राइट? मैंने बोला काम के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फालतू के नहीं होने चाहिए।
इक्वेशन के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड कांस्टेंट है। इतनी बात समझ आई? तो इस रिप्लेसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा यहां पे ये डी लिखा हुआ है। अच्छा क्या ये अल्फा काम का कांस्टेंट है बच्चे? ऑफ कोर्स अल्फा भी काम का कांस्टेंट है ना, अभी थोड़ी देर पहले देखा था tan इनवर्स b बाई ए लिखने के बाद, याद आ रहा है ना, जब कंप्लीट साइन में बदला था। कोई डाउट तो नहीं है? तो इसका मतलब कितने काम के कांस्टेंट हैं? 4। So its order will be 4. तो इसमें सॉल्यूशन के नाम पे कुछ था नहीं। एक और सवाल देखते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो नंबर ऑफ, नोट करो, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, number of arbitrary constant in particular solution in particular solution of थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन 0, 3, 4, none of these। अच्छा अगर किसी भी इक्वेशन में 3 कांस्टेंट होंगे, कितने ऑर्डर का बनेगा? 3 ऑर्डर का बनेगा। काम के कांस्टेंट होने चाहिए। 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 4 ऑर्डर का, 1 है तो 1 ऑर्डर का। y बराबर mx प्लस सी में आपने काम किया था तो 2 ऑर्डर का बना था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपका 0 आया था। लेकिन यहां पे लाइन यूज किया गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यू हैव टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर कर्व फ्रॉम द फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व। फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व में जब आप कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कल ये बात लिखवाई थी ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा? नो, नो, बिल्कुल फ्री। यानी यहां पे बहुत से लोग यहां भी गलती कर जाते हैं, 3 ऑर्डर 3 टिक कर देते। होना क्या चाहिए? 0। कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होता है। उनकी कोई फिक्स वैल्यू आएगी कांस्टेंट की ना। अब सवाल उठता है सर ऑब्जेक्टिव तो बना लिया, क्या इस पे कभी इंटीजर टाइप सवाल भी बन सकते हैं? ये भाई इंटीजर टाइप ही सवाल हो गया अगर इसे पूछ लेते तो, फिल करना होता आपको। ठीक है, एक और सवाल बना के देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। इफ differential equation representing curve y equal to
C1 e पे पावर x प्लस C2 e पे पावर माइनस 4x इज, यहां पे कुछ चालाकी सीखेंगे, इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, देन you have to simply compute modulus a plus modulus b. You have to simply compute modulus a plus modulus b, right? अब बच्चे गौर करो, यहां पे x के साथ 1 लगा हुआ है और यहां पे -4 लगा हुआ है, ठीक है। आप इस बात को बहुत ध्यान से देखना, ये जो कहानी है केवल एक्सपोनेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे केस में आपके पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनना बिल्कुल तय है। किस ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे बच्चे? y डबल प्राइम, आपको कहानी पता कैसे सॉल्व करना है? 2 बार डिफरेंशिएट करते, C1 C2 को एलिमिनेट करते। पिछली क्लास में ऐसी चर्चा हमने कर रखी थी, ठीक है। 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, बीच में छोड़ दिया, यहां सिंगल टाइम से डिफरेंशिएट कर दिया, फिर छोड़ दिया बीच में, यहां पे y लिख दिया बराबर 0 कर दिया। अब बीच में क्या फिल करने, गौर करना, यहां पे प्लस जो ये पावर्स है बच्चे, ये इस इक्वेशन के लिए एज ए रूट बिहेव करेंगे। जब क्वाड्रेटिक फॉर्म करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही पैटर्न बन के आता है। तो अभी इसके डिटेल में नहीं जा सकते हैं, वैसे ये बातें आप कॉलेज में पढ़ेंगे जाके कि कैसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखा जाता है, ठीक है। तो उस कहानी को यहां पे बस यूज कर लेते हैं। तो बच्चे यहां पे सम ऑफ रूट आप कर रहे हैं तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। बोलो लाल, ये बात समझ आ रही है? माइनस सम ऑफ रूट और प्लस यहां पे क्या आएगा बच्चे? प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 इंटू -4, यानी y डबल प्राइम -4 प्लस 1 कितना होगा? -3, और माइनस बाहर लगा हुआ +3 हो जाएगा। -3y इक्वल्स 0। अरे लाल, ये पूरी बात, सॉरी, -4 इक्वल्स, यहां 4 आएगा, -4y इक्वल्स 0, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई में चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बच्चे इस तरीके से आप a और b की वैल्यू तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओगे, यानी जब आप एलिमिनेट करते हैं ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है। तो बच्चे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3, और b की वैल्यू साथ ही कितनी आएगी? -4, और तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है? मॉड a प्लस मॉड b, तो कितना हो जाएगा? 7। बोलो भाई, फिर तो इस टेक्निक का यूज कुछ और सवालों में भी कर सकते हैं, ऐसे सवालों में भी कर सकते हो। देखो आप, जैसे बच्चे कर्व ये ले लिया जाए, y बराबर C1 e पे पावर x प्लस C2 e पे पावर 2x प्लस C3 e पे पावर 3x, और आपको फटाफट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। कितने ऑर्डर का बनेगा? 3। तो आपको जो जो कहानी करनी पता चल गया। आप यहां क्या लिखने वाले हैं? y ट्रिपल प्राइम, फिर यहां पे y डबल प्राइम, फिर यहां पे y प्राइम, फिर y बराबर 0। अब देखो बच्चे, क्यूबिक कैसे बनाते हैं? क्यूबिक कैसे बनाते हैं? अगर रूट से अल्फा बीटा गामा हो तो बाहर a आप मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहां पे वो यूनिटी रहेगा, a की वैल्यू। कंफ्यूज नहीं ना, बस आपके रूट्स हैं, आपको क्यूबिक बनाने हैं। वैसे सही प्रोसीजर अपने लेवल पे क्या है? ये लिखा, 3 बार डिफरेंशिएट करते, C1 C2 C3 को एलिमिनेट करते, इसमें पुट कर देते ले आके, मैं उनकी वैल्यू निकाल के। लेकिन यहां पे आपके पास रूट्स क्या है? 1 2 3। ये बात समझ आ रही है? 1 2 3 रूट्स हैं, तो क्यूबिक बनाते कैसे हैं? एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट अ टाइम, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, फिर क्या आता है? माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0, राइट।
वही बात यहां करनी है। तो बच्चे माइनस सम ऑफ रूट 1 + 2 + 3 प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 1। और बच्चे यहां पे माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो शायद आप इक्वेशन बना ले गए अब, ठीक है। तो बच्चे आप फाइनल यहां पे आंसर लिख लीजिए। अरे भाई आदित्य, ये बात समझ आ रही लाल? तो यहां पे क्या आएगा, y ट्रिपल प्राइम माइनस 6y डबल प्राइम प्लस 11y प्राइम माइनस 6y = 0। आप काफी जल्दी से एलिमिनेट करके इसे लिख पाएंगे इस तरीके से। आपको नजर आ रहा है यहां पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। अगर आप एलिमिनेट करते ना, वर्किंग काफी बढ़ जाती भाई। चलिए, तो एक और सवाल कुछ इसी तर्ज पे लेते हैं और आप करना इसे सॉल्व भाई। ऐसा कुछ दिया गया बच्चे, y बराबर c1 + c2 e पे पावर x। अब इसमें भी काम के कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 3। तो 3 ऑर्डर का बनना चाहिए। ये बात समझ आ रही बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं लाल? तो अब यहां पे क्या करेंगे, c1 को ऐसे लिख लेंगे, y बराबर c1 e पे पावर 0x। ऐसे लिख सकते हैं बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? प्लस c2 e पे पावर x प्लस c3 e पे पावर 2 × x। तो इक्वेशन बनाना है लाल, तो यहां पे क्या आएगा, y ट्रिपल प्राइम माइनस सम ऑफ रूट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। आप कर लो यहां पे, तो 0 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 2 × 0 y डैश माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो माइनस 0 × 1 × 2, ये साथ ही 0 होगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y ट्रिपल प्राइम माइनस 3y डबल प्राइम, और बच्चे यहां पे प्लस कितना आता, 2y प्राइम बराबर 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, आप ऐसे तो आ रहे हो, उल्टा क्या जा सकते हो? पहली बार बता देता हूं, आपको पूरे जेई के सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है? यानी सेकंड और थर्ड के सॉल्यूशन की चर्चा आपसे कभी भी की नहीं जाएगी, लेकिन कई बार देखा गया सवालों में कभी कभी सेकंड ऑर्डर की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो आप कुछ ना कुछ इंटरचेंज करके उसको फर्स्ट ऑर्डर में बदल के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बता देता हूं कि अगर उल्टा आपको जाना है तो आप कैसे जाएंगे। उल्टा जाना है तो कैसे जाएंगे, ध्यान देना, रिवर्स चलना है। यहां लिखो अपनी कॉपी में, ऐसे लिखो, हिंदी में लिख लो। कितना अच्छा मैं लिखता हूं उल्टा, देख रहे हो? उल्टा कैसे चले, अजीब लग रहा है ना, उल्टा कैसे चलें, ऐसे लिखो, फन हो रहा है। अरे तुम्हें उल्टा नहीं चलना है, ये सवाल उल्टा चलेगा। तो बच्चे यहां पे क्या काम करना होता है, एक्टिविटी ध्यान दो। आप थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो आप इसको रिप्लेस कर दो m³ से। सेकंड ऑर्डर है, इसको आप रिप्लेस कर दो m² से। फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको आप रिप्लेस कर दो m से। अच्छा, अगर केवल कांस्टेंट होगा तो वहां पे कुछ नहीं आता, m पे पावर 0 आता। क्या आता? m पे पावर 0 आता। कोई दिक्कत तो नहीं जी? बराबर 0। अब इस क्यूबिक को सॉल्व कर दो, सॉल्व करो बच्चे इस क्यूबिक को।
इस क्यूबिक को आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको m बराबर 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा। 3 रूट आ गए ना, 0 1 2। तो बच्चे इक्वेशन बना लेते हैं, सॉरी सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो y कितना होगा, c1 e पे पावर पहला रूट इंटू एक्स, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वही e के पावर में यहां पे आता है रूट के साथ साथ। एक रूट m1 है तो m1x लिख दिया, ठीक है, प्लस c2 e पे पावर m2x। अरे बच्चे क्या आप उल्टा चलना सीख गए? यहां पे इस तरीके से आप जाएंगे, तो यानी आप ऐसे इक्वेशन को फटाफट सॉल्व भी कर देंगे। बोले अच्छा सर, वो जो सिंपल हार्मोनिक वाला अपने जैसे बता रहे थे उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से? उसको भी कर सकते हैं, करके देखते हैं। अब तो तरीका मिल गया कैसे उल्टा चलने। देखो बच्चे, ऐसा कुछ सवाल है, हमें ये सॉल्व करना है, थोड़ी मैथ बस करनी पड़ेगी भाई। y डबल प्राइम बराबर माइनस वाई, y डबल प्राइम बराबर माइनस वाई सॉल्व करने हैं। तो कैसे करेंगे देखो बच्चे, यहां पे क्या लिखेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा, सिंपली -1। कोई समस्या तो नहीं है ना? पूरी बात समझ आ रही है अच्छे से? तो यानी बच्चे m की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस आयोटा। बोलो अब तो मास्टर मर गया। -1 का रूट क्या होगा, प्लस माइनस आयोटा। -1 का रूट तो आयोटा ही होगा, लेकिन यहां पे m स्क्वायर था, इस वजह से प्लस माइनस आयोटा आया। तो बच्चा अभी इसका सॉल्यूशन लिखा जाए। बोलो सर ये आप एसएचएम वाली बात करते थे तो कुछ और ही मिल गया। c1 e पे पावर आयोटा x आ गया, प्लस c2 e पे पावर माइनस आयोटा x आ गया। अरे भाई हमें ये बात तो पता है ना कि e पे पावर आयोटा थीटा कितना होता है, कॉस थीटा प्लस, ब्रेक करते तुम्हें वही मिल जाएगा जो तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ते आते हो। तो बच्चे यहां पे y बराबर e पे पावर आयोटा x है, तो बच्चे यहां पे आएगा cos x प्लस आयोटा साइन x प्लस c2 cos x माइनस आयोटा साइन x। तो बच्चे आप cos x को बाहर कर लो तो c1 प्लस c2 मिल जाएगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना, पूरी बात समझ आ रही है? और बच्चे फिर आप आयोटा c1 c2 के साथ कर लो, यहां पे ऐसा आएगा प्लस आयोटा c1 माइनस c2 साइन x। अब बच्चे c1 प्लस c2 को कैपिटल ए मान लो और ये कैपिटल B आप मान लो साइन x। तो ये फॉर्मेट आ गया। ये बात समझ आई? तो भाई आप यहां भी जा सकते हैं। इसका मतलब ये तो बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो मुझे नहीं लगता किसी ने अब तक इसको कभी सुना भी रहा होगा। क्योंकि जेई के लिए हमारे पास कोई और टेक्निक होती, लेकिन अगर ये हमें पता तो कई बातें बहुत आसान भी हो जाएंगी। ठीक है, अब चलो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन और फॉर्म करते हैं, फिर इस वाले पार्ट को फिनिश करके आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। तो क्वेश्चन लिखिए, लिखो ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन which represents family of all the circles, family of all the circles, also obtain its order and degree, also obtain its order and degree। तो बच्चे ध्यान से आप मेरी बात सुनिए।
अगर मैं फैमिली ऑफ ऑल द सर्कल्स की बात करूं लाल, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल्स को बच्चे आप ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको सर मुझे वो जनरल इक्वेशन लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c, उसको भी लिख लो, दोनों एक ही बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, ये देख के तुम्हें पता चल गया कितने ऑर्डर का बनने वाला है, 3, क्योंकि 3 काम के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें हैं। ठीक है, चलिए आप इसे डिफरेंशिएट करिए, कोशिश करते हैं भाई फॉर्म करने की। तो देखो बच्चे, पहली दफा इसे डिफरेंशिएट किया तो 2 टाइम्स x माइनस ए प्लस 2 टाइम्स y माइनस बी, और बच्चे y माइनस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, dy डिवाइडेड बाई, और ये साथ ही 0 हो जाएगा। ये आपके पास इसको और सिंप्लीफाई अगर कर लिया जाए, दूसरा इक्वेशन आ चुका है, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अगर बच्चे इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो काम ज्यादा बन जाएगा अपना। एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं तो लाल यहां पे 1 आएगा, इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है बच्चे, प्लस वाई माइनस बी बचा रहेगा, मैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं, डी टू वाई अपॉन अभी भी मैं एलिमिनेट नहीं कर पाया, बोलो भाई मेरी बात समझ आ रही है, अभी तक एलिमिनेशन नहीं हो पाया है। तो एक और बार डिफरेंशिएट कर लिया जाए, एक और बार डिफरेंशिएट करते ही काम बन जाएगा। तो बच्चे इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, तो यहां पे ये तो 0 हो गया, प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ के इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस वाई माइनस बी। देखो भाई, जो साथी साफ सफाई से लिखते नहीं वो गलती करेंगे, और जेई एडवांस की मैं खास बात बता देता हूं, उसमें काफी ठीक ठाक कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। आप इस बार भी एडवांस का पेपर होगा, आप देख लेंगे, उसमें काफी ढंग का कैलकुलेशन होता है। मतलब ज्यादातर सवालों में कैलकुलेशन की वजह से हम हट जाते हैं, क्योंकि हम पूरे साल शॉर्टकट सीखने में लगे रहते हैं, एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं पूछते और ढंग का कैलकुलेशन करवाते हैं। आप 15 वगैरह का पेपर देखना, आई थिंक उसमें कुछ इस टाइप का सवाल पूछ भी रखा है, जिसमें आपको इक्वेशन बनाना, ऑर्डर डिग्री को कुछ पूछ रखा है उसमें। ठीक है, अब बताओ भाई, क्या अब मैं y माइनस बी एलिमिनेट कर ले जाऊंगा? हाँ हाँ, ऊपर वाले से y माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। बोले बच्चे मेरी बात समझ आ रही है? अगर आप यहां से y माइनस बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है ऑर्डर क्या आने वाला है? 3। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर कितना आएगा? क्योंकि इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। जरा देखो क्या पॉलिनोमियल फॉर्म बन रहे हैं, करके देख लो एक बार, क्योंकि यहां पे मैंने बनाने के लिए पूछा है, तो पहले बना लो आप। तो देखो बच्चे, यहां पे आएगा 2 डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। और y माइनस बी की वैल्यू बच्चे आप यहां पे पुट करने जा रहे हो, तो y माइनस बी की वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, ये होगा -1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और डिवीजन में आएगा बच्चे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इंटू
d3y अपॉन dx क्यूब एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर आप दोनों तरफ d2y बाई dx स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में नजर आ जाएगा। पूरी बात समझ आ रही है? तो बच्चे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें क्या प्रेजेंट है 3 और उसमें पावर क्या है 1। तो बच्चे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा और डिग्री 1। ठीक है भाई, यहां तक दिक्कत तो नहीं है? लिखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। गौर करना, नॉन वर्टिकल, फैमिली ऑफ ऑल non-vertical straight lines, family of all non-vertical straight lines। ये तो अजीब बात हो गई, फैमिली ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस। बताओ भाई कैसे करेंगे? दो, कई बार लोग लैंग्वेज में ऐसे उलझाते हैं आपको, जल्दी बताओ। नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस, लाइंस हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं, स्लैंट हो सकती हैं। बताओ भाई, कुछ तो आइडिया बोलो। अगर बच्चे मैं नॉन वर्टिकल लाइंस की बात करूंगा तो इसका मतलब जो स्लोप की वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी की तरफ नहीं जानी चाहिए। मतलब लाइन कुछ ऐसे हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, सब सारी पॉसिबिलिटीज हैं। लाइन इस कैटेगरी में नहीं जाने वाली है, इस कैटेगरी में नहीं जाने वाली है। यानी अगर मैं y बराबर एम एक्स प्लस सी में मैं नॉन वर्टिकल लाइन की बात करूं तो इसका मतलब स्लोप की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए। m कैन नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। बाकी m कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो बच्चे अब इस केस में कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाए, कुछ बता सकते हो? नॉन वर्टिकल लाइन पूछा हुआ है, तो ये नॉन वर्टिकल लाइंस तो लिखी हुई हैं। इसमें जब m इन्फिनिटी होगा तब जाके आपकी लाइन क्या बनेगी, वर्टिकल बनेगी। मीन्स x बराबर सम कांस्टेंट, x बराबर 1 2 3 4 ऐसे जब लिखते हैं
तो कौन सी लाइंस बन जाती हैं? वो वर्टिकल लाइंस। पूरी कहानी अच्छे समझ आ रही है? तब जाके क्या बनती हैं? वर्टिकल लाइंस। तो वैसे भी अगर मैं स्लोप की बात करूं बच्चे, स्लोप क्या रहेगा इसमें? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप कुछ भी पुट करो, इन्फिनिटी आप पुट करने कहां जाते हो, राइट? तो आप क्या कैलकुलेट करो भाई, यहां से कांस्टेंट को एलिमिनेट करोगे, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं फैमिली ऑफ वर्टिकल लाइंस, फैमिली ऑफ वर्टिकल लाइंस को जो प्रेजेंट करे, वर्टिकल लाइंस में बच्चे x बराबर क्या होगा? बोलो भाई हाँ या ना? x बराबर क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना? इसको कैसे, यहां से कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए? आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y। समझ गए ना? तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? पूरी कहानी क्लियर है? अच्छा, फैमिली ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या होगा? बिल्कुल dy बाई dx 0 होगा। तो बच्चे y बराबर आप कांस्टेंट लिखते हैं, यानी इस केस में dy बाई dx 0 आएगा। मतलब आप यहां पे लैंग्वेज में कभी फंसना मत। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? वो सर अगर इसी में m को इन्फिनिटी पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? इसी में m को इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब 1/0, तो 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x बराबर 0 आ जाएगा, मतलब y एक्सिस आ जाएगा। लेकिन इसमें m इन्फिनिटी नहीं पुट कर सकते, ठीक है? इतनी कहानी बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ ऑल द पैराबोला whose axis is along x-axis, whose axis is along x-axis and length of latus rectum is a, and length of latus rectum is a। देखो पहले सवाल पढ़ने के बाद आप उसके डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जरूर सोच लिया करो, बगैर समझे करोगे तो पक्का गलत करोगे। यहां पे एक्स एक्सिस ही पैराबोला का एक्सिस है ऐसा कहा गया है। तो बच्चे और लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कितना है? 4a है, सॉरी a है। देखो बच्चे ये ऐसा हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका एक्सिस है। बहुत सर ऐसा ही क्यों? ऐसा भी हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है पैराबोला, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। अब लाल ये बताओ, जब आप ये वाला पैराबोला लिखते हो y स्क्वायर बराबर 4ax, तो आप इसको कुछ इस तरीके से बनाते हो। अगर a पॉजिटिव है तो आप कहते हैं भाई ये वाला ऐसा पैराबोला बनेगा। बोलो बच्चे, ये बात समझ आ रही ना? और अगर a निगेटिव है तो ये ऐसा पैराबोला बन जाएगा। अच्छा, यहां पे लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या था? 4a। क्या था? 4a। तुम्हें a रखना है, एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पर वर्टेक्स तो कहीं भी जा सकता है ना। यहां पे वर्टेक्स फिक्स था, ओरिजिन पे था, तो
तो जो आपका पैराबोला होगा वो ये होगा वाई स्क्वायर बराबर ए, बोलो बच्चे हाँ या ना, वर्टेक्स कहीं भी k, 0 पे जा सकता है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहां पे, तो सेकंड ऑर्डर बनने वाला है। ठीक है, तो बच्चे इसे फटाफट से डिफरेंशिएट करते हैं, यानी ये जो फैमिली ऑफ पैराबोला जो सारे हैं वो इससे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, इस इक्वेशन से। तो यानी बच्चे एक बार डिफरेंशिएट करो, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए आ जाएगा। अब a को भी भगाना है तो लाल इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो 2 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। किस ऑर्डर का बन गया, सेकेंड ऑर्डर का बन गया बच्चे। डिग्री क्या होगा 1, डिग्री क्या है इसका, एक लास्ट सवाल लिखते हैं फिर ये टॉपिक खत्म कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन वाला। अब तो आप समझ गए कैसे फॉर्म करना है, काफी सारी बातें यहां पे हमने कर डाली हैं, बट ये जरूरी था, कई बार यहां से सवाल निकल के आ जाते हैं। अगर मैं एडवांस के पेपर की बात करूं, आईआईटी एडवांस के, तो आप ये मान चलो लगभग 12 से 18-20% ज्यादा वेरिएशन है, ऐसे बोल लेते हैं लगभग मोटा मोटी 17-18% के आसपास सवाल आपके डेफिनेट इंटीग्रल से लेकर डिफरेंशियल इक्वेशन तक आते हैं। 18% सवाल। ठीक है, इतनी सवाल आपके वेक्टर 3D पूरे चैप्टर से भी रहने की संभावना रहती है, थोड़ा बहुत कम। इतनी ही क्वेश्चन पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रहते हैं, जितने इधर 3-4 चैप्टर से रहते हैं। मतलब ये चैप्टर बहुत ज्यादा खूबसूरत और इंपॉर्टेंट है। सारी बातें खूबसूरत क्यों, इसमें बहुत ज्यादा कनेक्शन मिलता है, फील कर पाते हैं। हालांकि वेक्टर 3D भी बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जब तक आप वेक्टर स्पेस को बहुत ज्यादा फील नहीं करते तब तक हमें लगता है कुछ बातें हम याद कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल लिखिए, आखिरी सवाल है ये, लिखिए फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose axis is parallel to y-axis, whose axis is parallel to y-axis, and length of latus rectum and length of latus rectum and length of latus rectum is 4a and length of latus rectum is 4a। देखो बच्चे, यहां पे आप बहुत ही खूबसूरत बैटिंग कर सकते हो। पहले तो इस पैराबोला को फील करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब गलती होने वाली भाई। तो लाल यहां पे जो इन्होंने कहा पहले वैसा काम कर लेते हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस है पैराबोला का, यानी पैराबोला कुछ ऐसा हो सकता है। बोलो बच्चे, बात समझ आ रही है? पैराबोला कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे पैराबोला कैसे लिखा जाए भाई? ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला है, तो यहां क्या लिखेंगे बच्चे? x माइनस के का होल स्क्वायर। बोलो बच्चे, बात समझ आ रही है? अगर y एक्सिस पे होता तो एक्स स्क्वायर आता, इक्वल टू 4a y माइनस पी कर लेते हैं। बोलो भाई, पूरी बात समझ आई? क्या यहां से भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप एलिमिनेट कर पाएंगे? बोलो बच्चे, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कितने ऑर्डर का बनेगा? 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है।
तो लास्ट हेडिंग लिखो अभी यहां पे, जो अगली क्लास में यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। लिखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बता देता हूं मैं आपको ये वाली बात कि कहीं भी पूरे चैप्टर में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन शायद ही कहीं इक्का दुक्का सवाल में कहीं नजर आ जाए, बाकी नहीं आने वाला है। आपको फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है, ठीक है। यहां से बैटिंग बहुत आसान होगी आपके लिए, क्योंकि इसमें रूल्स बहुत फिक्स हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहला वाला मेथड लिख लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे भाई। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बोलो। हालचाल बढ़िया।